Good morning, class 8th, chapter number 7. Chapter number 7, page number 80. चैप्टर 6 हो चुका था, 5 पार्ट थे उसके. चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 7 का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. अब मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन इट मीन्स वो लोग जिनको कुछ अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब जो एक मेन स्ट्रीम से, मेन सोसाइटी से हट के जिनको ट्रीट किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा हम देख सकते हैं. समझिए हम इंडिया में रह रहे हैं, पर अंग्रेज क्या कहते हैं, हो सकता है यहाँ 1-2 सालों के लिए रहने आ जाए, तो हम उनको कैसे एकदम अलग ट्रीट करते हैं. ठीक है, क्लास की बात करें, क्लास में जैसे 6-7 समझिए 80 बच्चे हैं. ठीक है, 80 में से अगर 78 या 77 हिंदूस हैं, 3 मुस्लिम्स हैं, तो हम उनको एकदम एक अलग ही होता है ट्रीटमेंट उनके साथ, या कुछ हम उनको अलग ट्रीट करते हैं. क्यों अलग ट्रीट करते हैं? कुछ गलत नहीं है उनमें, है ना, हम सब बराबर है, लेकिन स्टिल हम अपनी थिंकिंग के कारण, मतलब अपनी सोच के कारण उन्हें अलग ट्रीट करते हैं. तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन, है ना, जिनको एक मेन स्ट्रीम से हटकर ट्रीट किया जाता है. अब मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? अब ये इनको क्यों हटकर ट्रीट किया जा रहा है, कौन करता है इनको, और मतलब कैसे बोला जाता है कि ये अलग है मेन स्ट्रीम से? क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है, ऐसा लोग सोचते हैं, इस वजह से ही सिर्फ उनको अलग ट्रीट किया जाता है. बाकी हैं वो भी इंसान ही. फॉर एग्जांपल जैसे समझिए मुस्लिम्स लोग जो हैं वो अगर कंट्री में कम है ना, मतलब माइनॉरिटीज़ है. माइनॉरिटीज़ इट मीन्स अल्पसंख्यक, जो लोग पॉपुलेशन में कम है. ठीक है, तो ये भी एक मार्जिनलाइजेशन हुआ कि हम उनके प्रति एक अलग सोच बना लें, वो लोग अलग महसूस करना. क्यों? क्योंकि हमारे सोच की वजह से. ठीक है, तो ये मार्जिनलाइजेशन समझाया जा रहा है इस चैप्टर में. एक इसका इंट्रोडक्टरी ये वीडियो है. जैसे एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम समझ सकते हैं रिच की पार्टीज़ में. ठीक है, तो रिच की पार्टीज़ में जो पुअर पीपल्स हैं वो मार्जिनलाइजेशन के अंडर में आ गए. इसका मतलब उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा. अब देखिए एक स्टोरी से कन्वे किया गया है मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग, तो हम ये पढ़ते हैं स्टोरी. आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन. एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलेन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर. देखिए अब जैसे बोलते हैं ना आदिवासीज, अब ऐसा नहीं है कि आदिवासीज जंगल में रहते हैं. बहुत सारे आदिवासीज क्या हो गए, डेवलप हो गए, मतलब प्रोग्रेस हुई उनकी, वो शहरों में आके बस गए. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, वो कौन होते हैं? ट्राइबल पीपल्स. आदिवासी जो होते हैं वो ट्राइबल पीपल होते हैं, जनजातीय लोग. ठीक है, तो उनकी कास्ट भी अलग होती है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है. तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे जंगल में रहते हैं, कुछ कुछ शहरों में जाकर सेट हो गए हैं. आदिवासी फैमिली इन दिल्ली की आदिवासी फैमिली है. सोमा एंड हेलेन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर के साथ सोमा और हेलेन रिपब्लिक डे की परेड देख रही थी. ओ सी एन आदिवासी फ्लोट. इसने कहा कि बच्चों ने कहा वो देखो आदिवासी फ्लोट, इट मीन्स आदिवासीज का ग्रुप. दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग. ये अपने ग्रैंडफादर से पूछती हैं हमेशा इनको नाचते हुए क्यों दिखाया जाता है. यस दे डोंट नो एनीथिंग. इसके ये जो है बच्चे ये बोलते हैं यस दे डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस. द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट. अब इनके दादाजी क्या बोलते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है देखने के लिए, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम बहुत सारे नज़रिए हैं जिससे हम उनको देख सकें, लेकिन होता क्या है कि लोग इनको ऐसे ही देखते हैं कि वो लोग टोपी पहनते होंगे, कपड़े नहीं पहनते होंगे और नाचते होंगे, सिर्फ शिकार करते होंगे. तो लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है, आदिवासी मतलब ये. ठीक है, तो इसलिए ये लड़की पूछती है कि हमारे बारे में इनको और कुछ नहीं पता क्या, क्योंकि ये भी आदिवासी फैमिली थी. तो ये किसके लिए बोलती है? जो आदिवासी टीवी में नाच रहे थे उनके लिए, कि इनको और कुछ नाचने गाने के अलावा हमारे बारे में नहीं पता क्या. यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस. अब जो ये इनके दादाजी हैं ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं. व्हेन आई वॉज यंग आवर विलेज इन उड़ीसा वॉज ब्यूटीफुल. वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस. वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर. अब दादाजी बोलते हैं जब मैं छोटा था, मैं उड़ीसा में रहता था. अवर विलेज इज़ इन उड़ीसा में इनका विलेज था. हमें जो भी चाहिए रहता था हमें जंगल से मिल जाता था. हमने जो लैंड की रिस्पेक्ट की और लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया. मतलब हमने लैंड की रिस्पेक्ट की, हमने फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट की, हमने रिवर की रिस्पेक्ट की. मतलब ये इन्होंने
लैंड की, फॉरेस्ट की और रिवर की, सबके रिस्पेक्ट की। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जब ये लोग छोटे थे तो इनको कोई भी चीज़ ज़रूरत की लगती थी, नेचुरल रिसोर्सेज, तो फॉरेस्ट से ये लोग ले लेते थे और एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, है ना। सिर्फ रिसोर्सेज लेते जाए, मान लीजिए पेड़ तोड़ा, उसकी लकड़ी यूज़ की, तो बाद में फिर 2 या 10 पेड़ लगाए भी जाते थे, ठीक है। सिर्फ फॉरेस्ट से लिया नहीं जाता था, फॉरेस्ट को दिया भी जाता था। Suddenly, we were told that the forest was not ours. Forest official and contractors cut down the large part of it. If we protested, they beat us and then took us to court, where we did not have our lawyers and could not fight our cases. उसके बाद दादाजी बोलते हम सब इसी पर ही बेस्ड थे फॉरेस्ट पे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कौन आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, मतलब वन विभाग के अधिकारी आ गए और ठेकेदार। इन्होंने ये कहा जंगल तुम्हारा नहीं है, अब तुम लोगों को सब यहाँ से खाली करना पड़ेगा, एकदम से सडनली आके, ठीक है। और अगर ये लोग बोल रहे थे नहीं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो उन्हें उस बात के लिए मारा पीटा भी गया। कोर्ट ये लोग गए तो इनको पता नहीं था कि कोर्ट में हमारा वकील कौन है, कैसे वकील, पढ़े लिखे नहीं थे तो वकील कैसे हायर करें, कैसे अपना केस लड़ें। ये बच्ची बोलती है देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, मैनी ऑफ अस वर फोर्स्ड टू लीव अवर होम एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन्स। इनकी पोती पूछती है कि आप लोग फिर कैसे सर्वाइव करते थे, तो इनके दादू बताते हैं कि हम लोगों में से बहुत लोगों को क्या कहा कि आप सिटी चले जाओ, सिटी चले जाओ मतलब शहर में चले जाओ और वहाँ पे सीजनल जो काम मिले वो करो। तो इतना आसान नहीं था इनको कि गांव में अच्छा खासा बसा हुआ घर था वो छोड़कर सिटी चले जाएं, वहाँ पर जाकर काम करें। इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके पास वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी, फ्लैट्स थे, ठीक है, सब कुछ यहीं का था इनके पास, तो इतना आसान नहीं था इनके लिए, लेकिन इनको छोड़कर जाना पड़ा। Then the company wallahs came. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our land to them. Some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of us did not sell. अब क्या हुआ, जब कुछ तो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसके कुछ दिनों बाद फिर कुछ कंपनी वाले हैं। कंपनी वाले मतलब जो कंपनीज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, उन्होंने बोला आपकी ज़मीन में ओर्स हैं। कैसे ओर्स हैं? आयरन ओर्स हैं, तो हमें ये ज़मीन खोदनी पड़ेगी और अगर आप हमें ये लैंड बेच दोगे तो इसके बदले में हम आपको अच्छा खासा अमाउंट देंगे और जॉब्स देंगे, ऐसा बोला गया। अब कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बोला कि ऐसा करके हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, पूरा अगर इन्हें लैंड दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ लोगों ने क्या किया, अंगूठा लगा दिया, साइन वगैरह कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि ये हमारी लैंड ले लेंगे। अब जिन जिन लोगों ने लैंड दे दी, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं दी, जिन लोगों ने दे दी उनको टोकन जॉब्स दी। टोकन जॉब्स इट मीन्स नाम मात्र की, ऐसा कह सकते हैं, समझो पूरे दिन में 2 घंटे की जॉब दे दी, फिर बोला हो गया तुम्हारा काम, जाओ, ठीक है, तो एक नाम मात्र की जॉब दे दी। नेक्स्ट पेज। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell, abandon the land of their forefathers, had the support of the authorities. Our whole way of living vanished overnight. जिन लोगों ने लैंड नहीं दी थी ना, आखिरकार उनको लैंड देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत डराया गया, ठीक है, मारा गया, तो आखिरकार उन्हें लैंड देनी पड़ी जो उनके फोरफादर्स ने, मतलब पूर्वज ने इस्टेब्लिश की थी। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़। अब क्या हुआ, जो कंपनी वालास थे उन लोगों ने कैसे इनसे लैंड ले ली? क्यों? क्योंकि बात ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सपोर्ट था, अथॉरिटीज़ का सपोर्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मजबूरन इन्हें देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो आकर इन पर जुर्म कर रहे थे, लेकिन इनको बचाने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ही अलाउ कर दिया था, हाँ जाकर कर लो ऐसा। इनकी जो जितनी भी मतलब मेहनत थी, जितना भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, सब एक रात में उजड़ गया। ओ दादू, फॉर अवर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना है। तो ये बताया कि हमारी एक रात में पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, वी वर ऑल crammed into a tiny rented room. How we missed carefree lives, the open spaces.
अब क्या हुआ कि ये दादा उसको बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या सिटी में लाइफ कुछ खास बची नहीं थी, है ना, पैसा भी नहीं था, द मनी हार्डली लास्टेड इन दी सिटी, सिटी में कुछ खास पैसा था नहीं हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और तुरंत जाके जमा लेना, इनके बिजनेस तो पहले से ही वहाँ थे नहीं, ठीक है, नहीं घर बार था, कुछ नहीं था। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, वी वर ऑल क्रेम्ड इन टू अ टिनी रेंटेड रूम। ऑल क्रेम्ड इसका मतलब एक जैसे होता है ना गांव वगैरह में बड़ी बड़ी जगह है ना, एकदम खुला स्पेस, वहाँ पे क्या हुआ एक छोटे से रूम में इनको सबको देखा जाए तो घुस कर एक रहना पड़ा, है ना, तंग रहकर रहना पड़ रहा था। हाउ वी मिस्ड आउट केयर फ्री लाइव्स द ओपन स्पेसेस। अब केयर फ्री लाइव्स मतलब जैसे केयर फ्री मतलब निश्चिंत होकर ये लोग वहाँ पे रहते थे, पर एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर ये लोग एक इतने छोटे से रूम में इतने लोगों का रहना, ठीक है, क्रैम्ड मतलब तंग रहते हुए तंग होकर रहना पड़ता था। ओ दादू एंड अवर लैंड व्हाट, मतलब ये बच्ची पूछती है और जो हमारा लैंड था उसका क्या हुआ। तो इसके दादू ने बोला जो हमारा 30 एकड़ लैंड था उसके बदले में हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया था, जो कि हमें मजबूरन देना पड़ा, तो उसके बदले में हमें बहुत ही कम पैसा मिला, है ना, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। तो ये लड़की कहती है अच्छा इतना बड़ा लैंड था, उसके बदले में इतना कम पैसा मिला, इतने बड़े लैंड को अब मैं कभी अपने फ्रेंड्स को दिखा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि वो बिक चुका है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन डेली एंड वी ऑल मूव्ड हेयर, दोस हु वर डिफिकल्ट टाइम्स, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। इसके दादाजी बोलते हैं कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास काम वगैरह कुछ नहीं था, कुछ सालों बाद तो हमारे पापा की जॉब लगी दिल्ली में, ठीक है, इन दिल्ली वी ऑल मूव्ड हेयर, दोस वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो बहुत कठिन समय था, तभी इसी वजह से तुम दोनों जो ये बच्चियाँ थी दोनों के दोनों स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है, बहुत सालों तक। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, वी हैड मिस्ड सो मच आउट ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, वी स्पोक सांथली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी। अब ये बोलती है कि आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज़, मतलब ये बोलती है मेरे को भी स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको ना वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता था, एकदम अलग हट के। हाँ, बोलती है मुझे भी स्कूल जाना पसंद नहीं है, मैंने बहुत सारी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्यों, क्योंकि बहुत दिनों तक हम स्कूल नहीं गए। वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज़, चिल्ड्रन जो है बच्चे जो हैं उनका मजाक उड़ाते थे, क्यों, क्योंकि ये लोग घर पर सांथाली बोलते थे। अब सीधी सी बात, इनको आती भी सांथाली थी तो हो सकता है वहाँ पे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, दूसरे वहाँ पर हिंदी बोलते थे पर ये लोग सांथाली बोलते थे, ठीक है, सांथाली क्या आदिवासियों की भाषा है। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश, ये बता रही है कि हम लोग पहले हिंदी नहीं बोल पाते थे, सांथाली बोलते थे, बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, पर अब जब ये बहुत दिनों से स्कूल जाने लगे हैं तो अब ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये लड़की बोलती है कि काश ऐसा हो पाता कि मैं विलेज दिखा पाती अपने फ्रेंड्स को, इनका इतना बड़ा खेत जो था 30 एकर्स दिखा पाती, अब मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो उनके दादाजी बोलते हैं तुम भले ही दिखा नहीं सकती लेकिन उन्हें बता ज़रूर सकती हो। तो फिर दूसरी बच्ची बोलती है एक दिन मैं क्या करूँगी, इस पर एक मूवी बनाऊँगी, है ना, वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, अवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। नेक्स्ट पेज, you just read about how Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasis in India. You will read more about the marginalization of this community in this chapter. इसमें क्या हुआ था, जैसे आपने देखा होगा इनके ग्रैंडफादर को कैसे फोर्स किया गया था। अब फोर्स भी इसलिए किया गया था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो कंपनी वाला थे, है ना, फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, उनको अथॉरिटी का सपोर्ट था। अथॉरिटी मतलब जिनको ये काम दिया गया है, ठीक है, जंगल से रिलेटेड जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं का ही सपोर्ट था। तो इसलिए इनका घर उजाड़ने में कंपनी वाले जो थे और कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको मदद मिल गई, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे बिल्डिंग्स इस्टेब्लिश करना चाहते होंगे, पेड़ों की ज़रूरत होगी, है ना, उन्हें खेत वगैरह की ज़रूरत होगी, डिग करेंगे ज़मीन, उसमें से आयरन और वगैरह निकालेंगे, तो इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसमें ये दिखाया गया कि जो अब जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, उनके साथ कितना गलत होता है। आज भी बहुत सारे आदिवासी जो हैं जंगल वगैरह में रहते हैं, अगर वो मान लीजिए इधर पे आ जाएँ तो हम उन्हें एक क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग हैं क्या, हम उन्हें अलग ही ट्रीट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो आदिवासी हैं। अब इसलिए अलग ट्रीट करेंगे ये हम अपनी सोच की वजह से, ऐसा नहीं, वो भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू नहीं है, तो हमारे मन में एक मेंटलिटी बन जाती है कि हाँ वो अलग है हमसे, ठीक है।
हु आर आदिवासीज, ये हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।